everyone, and I want to apologize for the 2 days that I was not able to upload the videos. It was because of some health issue. So now I'll be continuously uploading the videos. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है ये ना सिर्फ यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए बट ये हर इंसान के लिए आज के टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे बैंकिंग सेक्टर में। तो चलिए एनपीए से शुरू करते हैं। तो देखिए, एनपीए की जो फुल फॉर्म है वो होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बट उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है। देखिए, ऐसी एसेट जो परफॉर्म कर रही है। और एक बैंक के लिए एसेट क्या होती है? देखिए, बैंक के लिए एसेट होती है जो वो लोगों को पैसा दे रहा है या जो लोगों से पैसा पब्लिक डिपॉजिट उसके पास है। तो जो वो लेंडिंग बोरोइंग कर रहा है, प्लस उस पैसे को इन्वेस्ट करके वो जहाँ से पैसा कमा रहा है उसका ब्याज, जो भी उसके पास रिजर्व्स है, जो भी उसने सिक्योरिटीज़ खरीद रखी है, वो सब एक बैंक की एसेट है। तो उन्हीं एसेट में से अगर कोई एसेट परफॉर्म करना बंद कर दे, देखिए आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझिए। किसी चीज़ की डेफिनेशन कुछ याद करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो डोंट टेक टू मच स्ट्रेस कि इस ऑथर ने ये बोला है, उसने ये बोला है। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। तो बेसिकली परफॉर्मिंग एसेट वो है जो ऐसी एसेट जो, क्योंकि मैं बैंक के टर्म्स में बात कर रही हूँ, तो मतलब एक ऐसी एसेट जो बैंक को इनकम दे रही है रेगुलर बेसिस पे या फिर एक इंटरवल के बाद, तो वो एसेट है परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब अगर एक बैंक लोन दे रहा है तो उसका प्रिंसिपल प्लस उसका ब्याज बैंक को वापस मिल रहा है, तो वो उसके लिए परफॉर्म कर रही है एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? मतलब ऐसी एसेट बैंक की, क्योंकि बैंक के टर्म्स में बात हो रही है, जो परफॉर्म करना बंद कर दे, वो होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो चलिए आपको एक डेफिनेशन भी मैं बता देती हूँ। कहता है एक ऐसा लोन या फिर बोरोवर का एक ऐसा अकाउंट, एक बोरोवर का ऐसा खाता जो बैंक ने क्लासिफाई कर दिया है या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्लासिफाई कर दिया है उस खाते को एज सबस्टैंडर्ड, एज डाउटफुल और एज लॉस्ट एसेट। तो ये बैंक तब करता है जब एक व्यक्ति है, बोरोवर है, वो ब्याज या फिर जो प्रिंसिपल है, जो मूल जिसे बोल देते हैं हिंदी में, वो पे करने में फेल, असमर्थ हो जाता है, 90 दिन से ज़्यादा का टाइम चला जाता है। तो उनको फिर बैंक है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लोस्ट के नाम से उनको, उनके अकाउंट को मतलब उस कैटेगरी में डाल देता है। तो वो होती है एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप अभी इतना ज़्यादा मत सोचिए, टाइप्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग में मैं आपको सब बताऊंगी। सिर्फ आप इतना सोचिए कि जब एक बोरोवर है ब्याज या फिर उसका मूल देने में असमर्थ हो जाए और उसको 90 से ज़्यादा दिन का टाइम हो चुका है। मान लीजिए जो मुझे ब्याज की या लोन की पेमेंट करनी है वो 31 मार्च को करनी थी, पर मैं असमर्थ हो चुकी हूँ और जुलाई आ चुका है। मतलब मार्च के बाद आप 3 महीने देखिए, अप्रैल मई जून, मतलब कायदे से 30 जून तक अगर मैं रिपेमेंट कर देती तो वो एनपीए में नहीं जाता। बट अब मैं जुलाई में पेमेंट कर रही हूँ, तो फिर वो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग में चला जाएगा। और अब वो किस कैटेगरी में जाएगा, सब स्टैंडर्ड में जाएगा या डाउटफुल में जाएगा या लोस्ट में जाएगा, वो मैं सब आपको आगे बताऊंगी। बट अभी मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो फिर मेरे जो अकाउंट को वो एनपीए की कैटेगरी में बैंक दिखा देगा कि बैंक के लिए वो एसेट, क्योंकि बैंक ने मुझे मान लो 5 लाख का लोन दिया, तो बैंक के लिए वो परफॉर्मिंग एसेट थी जब तक मैं उसकी मूल भी दे रही थी और उसका किश्तें भर रही थी, उसका ब्याज दे रही थी। पर जैसे ही मैंने वो काम करना बंद कर दिया तो वो बैंक के लिए वहाँ से पैसा आना बंद हो गया। तो बैंक के लिए जो मेरे को दे रखी थी 5 लाख की एसेट, वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी। फिलहाल चलिए आगे। देखिए, जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं उनके अलावा जो परफॉर्मिंग एसेट है उसकी भी एक कैटेगरी है स्टैंडर्ड एसेट और रेगुलर एसेट। पेमेंट ऑन टाइम, मतलब एक ऐसी एसेट्स जिनकी पेमेंट है टाइम पे आ रही है बैंक को, मतलब 90 दिन से पहले पहले। मान लीजिए मैं
कह रही थी मैंने लोन जो पे करना था वो 31 मार्च तक करना था, तो मार्च से जो जून तक का टाइम पीरियड है 3 महीनों का, अगर मैं उसके बीच बीच में पेमेंट कर रही हूँ तो वो बैंक के लिए रेगुलर एसेट है। मतलब कि बैंक आपको सिर पे डंडा लेके नहीं खड़ा है कि कल देना है तो आज ही देना है। ये चीज़ों को हमारा फाइनेंशियल या बैंकिंग सिस्टम समझता है कि कुछ मजबूरियां हो जाती है, कुछ इमरजेंसीज हो जाती है कि पर्सन है टाइम पे पेमेंट कई बार नहीं कर पाते, तो इसीलिए बैंक ने 90 दिन का समय एक व्यक्ति को या एक बोरोवर को दिया है। लेकिन इन 90 दिनों में भी बैंक को मतलब डाउट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट डे से 30 डे तक ठीक है, फिर उसके बाद वो अलग प्रोविज़न बनाता है। तो मतलब इन चीज़ों के लिए भी बैंक है, क्योंकि पैसा जिस दिन देना था उस दिन नहीं आया तो थोड़ा सा शक तो हो जाता है भी पैसा शायद ना आए, या थोड़ा सा रिस्क बैंक को है। तो इसीलिए क्या है, बैंक है 0.40% का प्रोविज़न है इन चीज़ों के लिए बना के रखता है स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए। इसके अंदर क्या है, इसके भी टाइप्स हैं स्टैंडर्ड एसेट के। एक है रेगुलर। रेगुलर वो है जिसका पैसा है जैसे ही ड्यू हुआ वैसे ही आ गया। लेकिन जो स्ट्रेस्ड है, इसे हम स्ट्रेस्ड मेंशन अकाउंट में डालते हैं। स्ट्रेस का मतलब जिसका पैसा पहले दिन से मतलब यूँ हो गया भी आज देना था, तो उसके बाद से जब मर्जी दो, 1 से 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है, वो आपका SMA कैटेगरी 1 में जाएगा। उसके बाद जो दूसरा जो इसके लिए बनाया गया है, SMA 0 बोल देते हैं हम इसे। उसके बाद है SMA 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे आएगा 0 1 2। तो SMA 1 है जो, वो 31 से 30 दिन के बीच का 60 दिन के बीच का प्रोविज़न है। मतलब इसमें बैंक आपको एक और अगला महीना दे रहा है, मतलब 2 महीने अगर मैं देखूं, तो इन 2 महीनों के अंदर अगर मैं पे कर रही हूँ तो मैं SMA कैटेगरी A1 में चले जाऊंगी। उसके बाद भी मेरे को एक और तीसरा महीना बैंक देता है जो 61 से 90 डेज, मतलब एक तीसरा महीना, 3 महीने मतलब कुल मिला के। तो इसमें अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मैं स्ट्रेस्ड मेंशन अकाउंट 2 में चले जाऊँगी। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। उसके बाद ये हो गई मेरी स्टैंडर्ड एसेट एक बैंक की, रेगुलर, मतलब जिस दिन ड्यू हुआ उसी दिन पे कर दिया। उसके बाद स्ट्रेस्ड में कौन चली गई, जो मेरे को 3 महीने का 90 दिन का जो मुझे बैंक ने समय दिया है, और इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। उसके बाद अब आप आइए SMA के NPA के ऊपर। NPA क्या है, मतलब जैसे ही 90 दिन का समय पूरा हुआ, अगले 91st डे से जो मेरा अकाउंट है वो बैंक है NPA में कंसीडर करना शुरू कर देता है कि मैंने इस व्यक्ति को 3 महीने दिए, अभी तक इसने मेरी पेमेंट करना शुरू नहीं करा, तो फिर वो बैंक के लिए डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए फिर वो NPA में कैटेगरी में डालना शुरू कर देता है। अब NPA के भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप आता है सब स्टैंडर्ड। देखिए सब स्टैंडर्ड का मतलब कि जैसे ही 90 दिन का समय पूरा हुआ, अगले 91st डे से 12 महीनों तक, मतलब 1 साल तक अगर पैसा नहीं आता, तो बैंक है उसको सब स्टैंडर्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैटेगरी में डाल देता है। इसके लिए बैंक है 2 तरीके के प्रोविज़न बनाता है। प्रोविज़न देखिए, बेसिकली प्रोविज़न बनाया जाता है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो बैंक 15% है, अपने हिस्से का 15% प्रोविज़न बना के लगता है सिक्योर्ड लोन के लिए, कि कल को अगर सिक्योर्ड लोन से मुझे पैसा वापस नहीं आया तो मैं 15% का प्रोविज़न है उसके लिए बना के रखता हूँ पहले से ही। उसके अलावा 25% का प्रोविज़न है बैंक बनाता है अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मेरे हिसाब से आप लोग समझते हो, जिस पे कोलेट्रल होती है, जिस पे कोलेट्रल नहीं होती, वो अनसिक्योर्ड होता है। उसके बाद जो दूसरी NPA है वो है डाउटफुल एसेट। देखिए डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में वो चली जाती है जिसमें क्या है, 12 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, मतलब साल हो चुका है, अभी तक उस पे पैसा जो व्यक्ति बोरोअर था वो नहीं दे रहा। 12 महीने से
3 साल के बीच के जो लोन डिफ़ॉल्टर हैं वो कैटेगरी में आते हैं डाउटफुल एसेट नॉन परफॉर्मिंग। तो इसके लिए जो बैंक है कहता है अगर पैसा 1 साल तक नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए 91 से 12 महीने से कम का जो टाइम है वो सब स्टैंडर्ड में चला गया। जैसे ही 12 महीने क्रॉस हुए बट लेस देन 3 ईयर्स, तो मतलब कहते हैं अगर 1 साल तक पैसा नहीं आ रहा तो बैंक है 25% का प्रोविज़न बनाएगा डाउटफुल के लिए। बट अगर बैंक सोचता है कि पैसा अगर 1 से 3 साल के बीच में भी नहीं आएगा तो उसके लिए बैंक पहले ही 40% का प्रोविज़न बना के रखता है कि इन केस कोई मैं लोन दे रहा हूँ और उस पे 3 साल तक ना ब्याज आ रहा ना उसका मूल आ रहा, तो बैंक तो बंद हो जाएगा ना। अब देखिए बैंक किस चीज़ पे चलता है, लोगों के डिपॉजिट्स पे, लोगों की बोरोइंग रीपेमेंट पे, क्योंकि बैंक पैसा देता है फिर उसको फर्दर इन्वेस्ट करता है और उससे इनकम कमाता है। तो बैंक के लिए इनकम कहाँ से आएगी जब लोग पैसा रीपे करेंगे। अब अगर रीपे ही नहीं करेंगे तो बैंक तो फेलियर की सिचुएशन आ जाएगी, जैसे कि 2008 या 10 में हुई थी। तो फिर लेमन ब्रदर जैसे बैंक फेल हुए। तो इसी ऐसी सिचुएशन ना हो, बैंक फेलियर जैसी सिचुएशन ना आए, इसीलिए बैंक है कुछ प्रावधान प्रोविज़न बना के रखता है। तो इसीलिए बैंक है डाउटफुल एसेट पे लगा लीजिए आप, अगर वो 3 साल से भी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में जाती दिख रही है तो फिर बैंक 100% प्रोविज़न बनाता है कि अब तो ये पैसा आएगा ही नहीं। ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी, एक और कैटेगरी है, वो है लॉस एसेट। लॉस एसेट का मतलब है कि जो व्यक्ति है, जितने भी बोरोवर्स हैं उनको 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और जो ऑडिटर्स हैं, चाहे वो इंटरनल है एक्सटर्नल है या फिर बैंक की ऑफिशियल कमेटी है, आरबीआई के गवर्नर है, वो सब ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब ये पैसा किसी भी हाल में वापस नहीं आएगा, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, एनपीए की लॉस एसेट। ठीक है, कि अब ये कम्प्लीटली लॉस हो चुकी है। इसके अलावा जो एक नई कैटेगरी देखने को सामने में आती है वो है रिटर्न ऑफ एसेट्स। ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी ये बोलती है कि अब बैंक ने उन बोरोवर्स को काउंट करना ही बंद कर दिया है कि मेरे को इनसे कभी पैसा लेना भी था। मतलब बैंक ने उनको राइट ऑफ कर दिया, उनके खाते काट दिए, उनका नाम ही काट दिया कि अभी इन व्यक्तियों से पैसा आना ही नहीं है। तो वो रिटर्न ऑफ एसेट में चला जाता है। तो अब देखिए, दो स्टेटमेंट्स या दो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली। एक होता है ग्रोस, एक होता है नेट एनपीए। देखिए ग्रोस एनपीए जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो पैसा जो बुक्स में आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसमें ये स्टेट नहीं आएगा कि कितना इंटरेस्ट आ चुका है, कितना फ़िलहाल रहता है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ किताबी तौर पे जो पैसा बैंकों को लेना है वो ग्रोस एनपीए है। बट जो एक्चुअल में एनपीए माना जाता है वो होता है नेट एनपीए। नेट एनपीए में क्या होता है, ग्रोस एनपीए में से जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, ठीक है, उसको घटा दिया जाए, या फिर जो भी क्लेम है रिसीव हो चुके हैं बैंकों को, या फिर पार्ट टाइम रिसीव पेमेंट, कई बार क्या करते हैं ब्याज का कुछ हिस्सा कुछ लोग दे देते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, सारे प्रोविजंस की एडजस्टमेंट करने के बाद नेट बैंक का कितना डिफ़ॉल्ट हो रहा है वो है नेट एनपीए। तो अगर मैं मतलब अगस्त 2022 का ये डेटा मैंने करंटली उठाया है, तो इसमें कहा गया है कि जो मार्च का 2022 का जो एनपीए है वो 4.8% रहा है नेट एनपीए। ठीक है। एनपीए जो है, मतलब जो हमारा कोविड का टाइम पीरियड था 2019 से, तो यहाँ पे जो नई स्कीम चलाई गई थी सरकार के द्वारा वो थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसमें क्या था, जो सरकार थी उनको पता था रोज़गार कम हो चुका था, बिजनेसेस ठप हो चुके थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बैडली अफेक्ट हुआ। तो सरकार है 100% लोन की डिसबर्समेंट कर रही थी। अगर आपने सुना हो, आरबीआई ने मोरेटियम पीरियड भी इंट्रोड्यूस किया था जिसमें 6 महीनों के लिए ब्याज माफ़ कर दिए गए थे, ब्याज की दरें घटा दी गई थी बैंकों के द्वारा। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप न्यूज़ पढ़िए, प्रैक्टिकली चीज़ों को आपस में जोड़िए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मतलब आपकी नॉलेज कभी भी डेवलप नहीं होती। तो आप
प्रैक्टिकली मतलब चीज़ों को पढ़िए, आप न्यूज़पेपर से गो थ्रू करिए। तो जो मैं ये डेटा आपके सामने प्रेज़ेंट कर रही हूँ, ये मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से उठाया है। तो मतलब यू नीड टू बी विजिलेंट ऑफ एवरीथिंग टू डेवलप योर नॉलेज। तो चलिए वापस आते हैं। तो हमारा जो एनपीए है मार्च 2022 का, वो 4.8% रहा है। और जो अब क्लेम किया जा रहा है कि दिसंबर 2022 के एंड तक, कुछ लोग कह रहे हैं वो 7% रहेगा। कुछ जो प्रिडिक्टिंग जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि वो 8 से 9% के बीच में वेरी करेगा। तो लेट्स सी दिसंबर एंड में कितना नेट एनपीए रहता है, बट मार्च का है वो 4.8% था। उसके अलावा देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनपीए रहा, वो रहा सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। क्योंकि लोगों की देखिए मूवमेंट है वो ठप हो चुकी थी, तो कहीं न कहीं एविएशन भी अफ़ेक्ट हुआ है। तो एनपीए सबसे ज़्यादा देखने को मिला है वो सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको देखने को मिला है। उसके अलावा कहते हैं कि जो ट्रेडर सेगमेंट है ना, उनको जो लोन का डिसबर्समेंट है, जो ये हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसके तहत उनको जो ट्रेडर्स को 20% लोन दिए गए। लेकिन वहाँ से जो एनपीए आया वो 4.15% आया, मतलब 4.15% लोगों ने पैसा वापस नहीं दिया। जबकि सर्विस सेक्टर को जो लोन का डिसबर्समेंट है वो 19.2% हुआ इस साल। और वहाँ से जो एनपीए है वो आया 8.51%। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे कम डिसबर्समेंट हुआ इस बार, 1.4%। बट वहाँ से जो एनपीए है वो 5.20%। तो आप रेशो देख सकते हो, मतलब जितना डिसबर्स हुआ उसका 5 गुना, मतलब उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो देखा जाए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुए हैं रीपेमेंट में। तो बैंकों का सबसे ज़्यादा एनपीए इन्होंने बढ़ाया है। उसके अलावा देखिए, जो लोन का डिसबर्समेंट हुआ इस स्कीम के तहत, सबसे ज़्यादा जो लोन डिसबर्स हुआ महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। तो 13.6% लोन है महाराष्ट्र स्टेट में डिसबर्स हुआ। तमिलनाडु में जो हुआ 11.3%। उसके अलावा जो यूपी है वो भी टॉप पे रहा लिस्ट में। तो मतलब इन 3 स्टेट्स को सबसे ज़्यादा मतलब लोन का डिसबर्समेंट हुआ इस साल। उसके अलावा कहता है जो पब्लिक सेक्टर स्टेट ओन्ड लेंडर्स का मतलब हो गया, पब्लिक सेक्टर को जो डिसबर्समेंट हुआ है वो हुआ है 42.8%। मतलब पर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3.4 लाख लोन है पर उसमें दिया गया है। और जो प्राइवेट सेक्टर को जो डिसबर्समेंट हुआ है वो 43.1% हुआ है इस स्कीम के तहत, मतलब ऑन एन एवरेज 7.5 लाख रुपए। ठीक है। तो अब जो अगली बात उठती है, कहती इस बार जो सबसे ज़्यादा बेटर क्या हुआ इस स्कीम के तहत, जो एमएसएमई से है अच्छा रिपेमेंट दिखा है। मतलब जो मीडियम स्केल और एंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो क्या है इस बार, मतलब एनपीए बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए इस बार बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन अगला प्रिडिक्शन जो इस साल के लिए लग रहा है कि एनपीए में जो सबसे मेजर हिस्सा होने वाला है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ही होने वाला है। नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है 2023 के लिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 4.8% है एनपीए रहा है इस स्कीम के अंडर। और चौंकाने वाली बात यह है कि जितना ज़्यादा एनपीए रहा उससे ज़्यादा लोगों ने इस फैसिलिटी को अवेल ही नहीं करा। 6.1% बोरोवर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसिलिटी को अवेल ही नहीं करा। सबसे चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है। तो बैंकिंग सेक्टर का जो एनपीए है मार्च एंड में 2022 में वो 5.9% रहा। इसके अलावा मैं स्कीम की बात करती हूँ, ECLGS। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये स्कीम शुरू की गई थी पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी उस टाइम पे।
तो फिर उस टाइम पे जो हमारी ट्रांस यूनियन सिविल की स्टडी कहती है कि इस स्कीम के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी की ये स्कीम है। तो ये स्कीम है मई 2020 में लॉन्च की गई थी और इसका टाइम पीरियड है मार्च 31 तक, मतलब 2023 तक एक्सटेंड कर दिया। वैसे ये स्कीम कायदे से 2021 तक ही थी, बट सिचुएशंस को देखते हुए 2023 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया और इस स्कीम में सरकार ने 5 लाख करोड़ का और एडिशन कर दिया है। ठीक है, मतलब 50,000 करोड़ कुल मिला के इस स्कीम के तहत डिसबर्स किया जाएगा एडिशनली। तो मतलब ये है अब तक का करंट सिनेरियो, बिल्कुल करंट मैंने आपको डेटा है दिया है। अगर आप इसको डीपली स्टडी करना चाहते हो तो आप सिनॉप्सिस पढ़िए इकोनॉमिक्स टाइम के, ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे या फिर ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा आरबीआई ने क्या स्टेप्स लिए हैं, आरबीआई ने कुछ लाइसेंस प्रेजेंटली कैंसिल करे हैं कुछ बैंकों के, कुछ जो रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी आरबीआई ने लगाई है। इसके अलावा एनपीए को कम करने के लिए पिछले पास्ट में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो मैं सारा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। इसको आप एक बार रिपीट में देखिएगा, पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिए, तभी मैं फिर आगे इसको फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक द सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कोई भी डाउट है एनपीए से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई विल अपलोड द पीडीएफ प्लस पीपीटी देयर और फिर मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस।